हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुमार अंबुज है। आगे पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। न्यूटन्स के 2 लॉ हमने पढ़ लिए थे, अब न्यूटन का तीसरा लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लास्ट लॉ है, मतलब 3 ही लॉ दिए थे न्यूटन ने। ठीक है, तीसरा लॉ पढ़ने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं आखिर लॉ कहता क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है इसकी। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या कहते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। मतलब क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन ऐसे समझ सकते हैं कि फोर्स की बात कर रहा है, एक्चुअली फोर्स की बात कर रहा है। ठीक है, मैंने बताया था न्यूटन्स के जितने भी लॉ हैं वो फोर्स की ही बात करते हैं जनरली। फोर्स का करेक्टर, बेसिकली थर्ड लॉ हमारा करेक्टरिस्टिक बताता है फोर्स का। ठीक है, फर्स्ट लॉ जो है हमारा डेफिनेशन बताता है ना, डिफाइन करता है लॉ फोर्स को। दूसरा लॉ हमारा उसकी मेजरमेंट, उसकी क्वांटिटी बताता है ना, कि वो कितना होगा आखिर फोर्स किसी बॉडी पे लगेगा तो उसका फॉर्मूला बताता है। तीसरा लॉ हमारा करेक्टरिस्टिक बताता है, आखिर वो फोर्स आखिर उसका लगने का कैसा नेचर क्या है। ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताता है कि उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो लॉ क्या कह रहा है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एक्शन फोर्स समझ सकते हैं, हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होगा और वो भी इक्वल अमाउंट में होगा, वो भी अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, हर एक्शन का रिएक्शन होगा। ठीक है, हर एक्शन का रिएक्शन होगा, इक्वल अमाउंट में होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये अपना थर्ड लॉ कहता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं एक एक करके। एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। क्या कह रहा है, एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। हमेशा जब भी एक्शन रिएक्शन हमें दिखेगा कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट पे लगता हुआ, समझते हैं उसको ढंग से, तो वो क्या लगेगा, डिफरेंट अलग अलग बॉडी पे लगेगा। ठीक है ना, किसी भी एक सिंगल बॉडी पे एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बन सकता है। ठीक है ना, ये समझते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं, एक बॉल को मैं एक दीवार पे स्ट्राइक करा रहा हूं, ठीक है ना, देखना इसमें, when a ball strike on wall। ठीक है, एग्जाम्पल है ये, इससे हम समझते हैं। देखो, ये मेरी वॉल है, क्या है ये, दीवार है ना, ये है अपनी बॉल। ठीक है, अब जब मैं किसी भी दीवार पे बॉल मारता हूँ, ठीक है, फेंकता हूँ उसके पास, तो बॉल क्या होती है, वापस आ जाती है ना, बॉल वापस आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या दीवार उस बॉल पे कोई फोर्स लगा रही है ना, क्या दीवार उस बॉल पे फोर्स लगा रही है, बॉल ने उस पे, बॉल उसकी तरफ मैंने मारा, क्या दीवार ने उल्टा उसे फेंक के मारा, है ना। एक्चुअली होता यही है कि जो हम एक्शन लगा रहे हैं, एक्शन मतलब जो बॉल को मैं उस दीवार पे मार रहा हूँ वो हमारा एक्शन हुआ। मतलब जो बॉल उस दीवार पे जाके टकराई, समझो इसका, जो बॉल दीवार पे टकराई, अब बॉल दीवार पे एक फोर्स लगाएगी, है ना, बॉल दीवार पे फोर्स लगाएगी, उस बॉल के द्वारा जो दीवार पे फोर्स लग रहा है उस फोर्स को उसको क्या कहेंगे हम, एक्शन।
ठीक है ना, एक्शन हो गया, वो एक्शन फोर्स है, ठीक है ना, वो क्या है, एक्शन फोर्स है हमारा। देखो जब बॉल इस पे टकरा गई, ठीक है, तो बॉल इस वॉल पे लगाएगी फोर्स, क्या लगाएगी, इस वॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये मैं यहाँ पे B से अगर इसको डिनोट करूँ और इसको W से, यहाँ पे लिखता हूँ बॉल फोर्स लगा रही है वॉल के ऊपर, ठीक है ना, बॉल फोर्स लगा रही है वॉल के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा अपना एक्शन, ये क्या है, एक्शन फोर्स है, क्या है ये, एक्शन फोर्स। इसको लिखते हैं फोर्स ऑन वॉल, स्टैंडर्ड में ऐसे लिखते हैं, फोर्स ऑन वॉल बाय वॉल बॉल, ठीक है। दीवार पे कितना फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, हमारे बॉल के द्वारा। तो ये जो फोर्स हो गया हमारा, जो वॉल पे लग रहा है बॉल के द्वारा, वो क्या हो गया हमारा, एक्शन फोर्स, है ना, एक्शन फोर्स, है ना। ये क्या है, अपना एक्शन लगाया बॉल ने। अब रिएक्शन में रिएक्शन क्या होगा, जब वॉल हमारी बॉल पे लगाएगी, ठीक है, अब ये जो फोर्स लगाया है वॉल ने बॉल के ऊपर, खाली कर देते हैं, चिपका ही देते हैं इसे, ये जो फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, बेसिकली वो लगेगा कैसे, यहाँ से इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना, वो क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स। ये कौन लगा रहा है, हमारा वॉल लगा रहा है, दीवार लगा रही है हमारी, इतनी बात क्लियर है, फोर्स ऑन बॉल बाय वॉल, है ना, समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। एक्शन जब बॉल दीवार पे लगा रही है, रिएक्शन जो दीवार ने लगाया, ठीक है। अब एक्शन रिएक्शन जो भी चीज़ें हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए, किसको हम एक्शन कहेंगे, किसको हम रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। बेसिकली यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि बोल क्या रहा है, एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, डिफरेंट बॉडी। अब बॉल और वॉल की बात करें, दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं तो दो एक्शन फोर्स किस पे लग रहा है, एक्शन फोर्स लगता है हमारे वॉल के ऊपर, वॉल के ऊपर लगता है एक्शन फोर्स, इतनी बात क्लियर है। ये क्या लग रहा है, ऑन वॉल पे लग रहा है। ये फोर्स जो लग रहा है हमारा, ये किस पे लग रहा है, ऑन बॉल। दोनों अलग अलग बॉडी है, वॉल एक अलग बॉडी है, बॉल एक अलग बॉडी है। तो वॉल पे लगने वाला जो लग रहा है एक्शन हो गया, बॉल पे लग रहा है वो रिएक्शन हो गया। तो दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लग रही है, इतनी बात क्लियर है ना। डिफरेंट हमेशा जब भी एक्शन रिएक्शन पेयर, जब भी एक्शन रिएक्शन की बात आएगी वो दोनों दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ठीक है, नो एक्शन इज पॉसिबल विदाउट रिएक्शन। समझ में आ रहा है, कोई भी एक्शन पॉसिबल नहीं है रिएक्शन के बावजूद, मतलब रिएक्शन होना कंपलसरी है। अगर किसी भी एक्शन को होना है तो रिएक्शन
जरूरी है कि वो हो, ठीक है ना। रिएक्शन अगर नहीं है, रिएक्शन नहीं है तो एक्शन भी नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है। रिएक्शन नहीं है तो एक्शन नहीं होगा। एक्शन के लिए रिएक्शन होना जरूरी है, ठीक है। इससे एग्जाम्पल से समझते हैं कुछ। एग्जाम्पल हम पहला लेते हैं नेल वाला, ठीक है। नेल वाला मतलब कील अगर हमें दीवार पे अगर लगानी है या किसी वुडन ब्लॉक पे लगानी है, ठीक है, फिक्स करनी है कील को, होगा क्या, जब मैं कील, जैसे ये अपना वुडन ब्लॉक है, इसको मैं, इस पे मैंने, ये कील है हमारी, ठीक है, इस पे हमें को फिक्स करनी है, इस कील को इसमें फिक्स करनी है, ठीक है। होगा क्या, मैं कील को इस पर प्रेस करूँगा और हैमर से इस पर प्रेस करूँगा और ये कील फिक्स हो जाएगी। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इस वुडन ब्लॉक को अगर मैं सस्पेंडेड करूँ फ्रीली, एक धागे से बांध दूँ, ठीक है, धागे से लटका दूँ इसको, अब क्या होगा, जब मैं इस पर ये कील इस पर फिक्स करने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा, ये वुडन ब्लॉक आगे चले जाएगा, है ना। जब भी मैं प्रेस करूँगा ये आगे चले जाएगा। होगा क्या, ये कील कभी भी इसमें फिक्स नहीं होगी, है ना। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों फिक्स नहीं होगी? क्योंकि जो रिएक्शन फोर्स है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। रिएक्शन फोर्स जो कि कील पे ये फोर्स लगाएगा, वुडन ब्लॉक जो कील पे फोर्स लगाने जा रहा है वो नहीं लगेगा। यहाँ पे एक्शन क्या हो गया, एक्शन हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कील से इस वुडन पे, बट जो वुडन ब्लॉक है वो हमारा कील को रिएक्शन फोर्स नहीं दे रहा है, ठीक है। रिएक्शन फोर्स नहीं देगा तो एक्शन भी पॉसिबल नहीं है। यही कह रहा है कि एक्शन इज, नो एक्शन इज पॉसिबल विदाउट रिएक्शन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। सीजर वाला मतलब क्या है कि एक सिंगल ब्लेड सीजर जो होगा अपना, देखो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये मेरे सीजर है, ठीक है, यहाँ से पकड़ के से इस, ये ब्लेड्स हैं मेरे, ठीक है, ब्लेड है। अब यहाँ पे मैंने क्या रखा है, एक पेपर रखा है, ठीक है। अब इस पेपर को मुझे इस सीजर से काटना है, ठीक है, तो कट कर सकते हैं इजीली। मान लो अगर मेरे पे एक ब्लेड नहीं है, एक ब्लेड नहीं है, सीजर के पास सिर्फ एक ही ब्लेड है, तो ये क्या पेपर कट कर सकता है? क्या पेपर कट से कर सकता है? कभी नहीं। सीजर में क्या होता है, दो ब्लेड इसलिए दिए गए होते हैं कि एक क्या कर रहा है, एक्शन लगा रहा है, तो दूसरा उसे रिएक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है, दूसरा उसे रिएक्शन प्रोवाइड करे। यहाँ पे मैंने एक ब्लेड हटा दिया जिससे कि उसको रिएक्शन प्रोवाइड नहीं होगी, ठीक है ना, उसको रिएक्शन प्रोवाइड नहीं होगी तो एक्शन का होना मुश्किल है ना, एक्शन ऑलरेडी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल क्या हो गया, ब्लेड वाला एग्जांपल कि हाँ एक रिएक्शन पॉसिबल, एक्शन पॉसिबल नहीं है इन सीजर अगर एक सिंगल ब्लेड लेंगे। तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम कि जब हम अगर कभी भी लिखते हैं, किसी भी, अगर आप पेपर पे लिख रहे हैं तो ज़रूरी है कि पेपर एक स्टेबल या एक सॉलिड सरफेस पे रखा हो, है ना, जो कि उसको रिएक्शन प्रोवाइड करे। अगर मैं मार्कर से इस पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, ये एक पीछे इसके जो सरफेस है वो रिजिड है ना, जो रिजिड बॉडी मतलब रिजिड है या कह लो कि कुछ फिक्स है ना, टोटली फिक्स बॉडी है। अगर मैं इस एक पेपर लूँ, ठीक है, एक पेपर को मैं अगर सस्पेंड कर दूँ फ्रीली, ठीक है, पेपर को मैं सस्पेंड कर लूँ फ्रीली मतलब उसे लटका दूँ एक धागे से, होगा क्या, जब मैं उस पर लिखने की कोशिश करूँगा तो वो उस पेपर पे नहीं लिख पाएगा। क्यों नहीं लिख पाएगा कुछ भी? क्योंकि जो पेपर है वो उस पेन के ऊपर वो रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल होता है कि जब हम लिखते भी हैं तो हमें ज़रूरी है कि एक सॉलिड सरफेस लें जिसके ऊपर मैं रख के उसे लिख सकूं। और जो सॉलिड सरफेस हम लेते हैं उसके नीचे, पेजेस के नीचे, तो वो क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो रिएक्शन प्रोवाइड करता है। तो अगर मैंने रिएक्शन जो प्रोवाइड करने वाली चीज़ को हटा दिया तो क्या होगा, मैं लिख पाऊँगा उसे? कभी नहीं।
तो जनरली क्या होता है, रिएक्शन प्रोवाइड करने के लिए राइटिंग में भी हमारा, अगर एक सिंगल पेपर को अगर मैं सस्पेंडेड कर दूं फ्रीली, तो उस पर मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। रिटन राइटिंग ऑन सस्पेंडेड पेपर इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए हमारे कि नो एक्शन इज पॉसिबल विदाउट रिएक्शन। तीसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, बेसिकली ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, है ना। 2 कैरेक्टरिस्टिक देख लिए हमने। पहला जो डिफरेंट बॉडीज पे लगना चाहिए, दूसरा एक्शन के साथ रिएक्शन होना जरूरी है। तीसरा देखते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शंस आर नॉट बैलेंस्ड। क्या बोल रहा है, एक्शन रिएक्शंस आर नॉट बैलेंस्ड। मतलब क्या है कि नॉट बैलेंस्ड का मतलब समझते हैं। नॉट बैलेंस्ड का मतलब क्या है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब भी मैं किसी बॉडी, देखो नॉट बैलेंस्ड मतलब कि किसी बॉडी की बात कर रहा हूँ, मतलब 2 कॉन्टैक्ट सरफेसेस की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने बॉल को दीवार पे मारा था, उस केस में क्या हो रहा है कि नॉट एक्शन रिएक्शंस आर नॉट बैलेंस्ड। अगर मैं सिर्फ बॉल की बात करूँ, ठीक है, बॉल की बात करूँ, तो बॉल पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। बॉल के ऊपर एक वॉल लगा रहा होगा फोर्स इस डायरेक्शन में, ये वॉल थी, तो वॉल ने बॉल पे फोर्स लगाया था जो कि रिएक्शन फोर्स था हमारा, है ना। बॉल ने अपने दीवार पे फोर्स लगाया था, वो भी इस डायरेक्शन में, एक्शन फोर्स। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्शन रिएक्शंस आर नॉट बैलेंस्ड। मतलब कि जो हमारी एक बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड नहीं है मतलब कि उस बॉल के ऊपर वो फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है, एक बॉल के ऊपर लग रहा है, लेकिन इसके पास ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है दूसरा कि जो इसको अपोज करे। मतलब जो ये एक्शन, ये जो फोर्स है, बैलेंस फोर्स नहीं है। बैलेंस फोर्स नहीं है। बैलेंस फोर्स का मतलब इस बॉडी पे बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना। सिर्फ एक फोर्स लग रहा है जो कि बॉल लगा रही है एक डायरेक्शन में। वॉल पे एक लग रहा है फोर्स जो एक डायरेक्शन में लग रहा है। इस वॉल पे कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है इस कंडीशन में कि जो इसको बैलेंस करे, ठीक है ना। ये क्या मतलब है इसका कि जो एक्शन एंड रिएक्शन है वो दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, है ना। जब दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे तो जाहिर सी बात है वो ये दोनों जो एक्शन रिएक्शन है ये आपस में बैलेंस्ड नहीं होंगे। अगर सपोज एक्शन भी इसी पे लगता, बॉल पे ही लगता, और रिएक्शन भी बॉल पे लगता, तो ये पॉसिबल हो सकता था कि हाँ मेरी बॉल जो है वो रुकी रहे, है ना। मतलब बॉल पे ही एक्शन लग रहा है, बॉल पे ही रिएक्शन लग रहा है, बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे दोनों सेम चीज़ पॉसिबल हो, है ना। हमने पहला पॉइंट यही तो पढ़ा था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑन डिफरेंट बॉडीज़, है ना, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे लगती है, कभी भी एक सिंगल बॉडी पे नहीं लगेगी। तो जाहिर सी बात है जब सिंगल बॉडी पे नहीं लगेगी तो वो बैलेंस्ड नहीं होगी, है ना।
तो बेसिकली क्या है, एक्शन रिएक्शंस आर नॉट बैलेंस्ड बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, है ना। इसमें लिख सकते हैं हम बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, नॉट बैलेंस्ड क्योंकि ये दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, इसलिए एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है वो बैलेंस्ड नहीं होते हैं, है ना। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा मैंने, एनी पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, एनी पेयर, कोई भी पेयर जो इक्वल होगा, अपोजिट होगा, किसी बॉडी पे लग रहा होगा, वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। किसी भी, देखो अगर मैं बात करूं, ये ब्लॉक है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है F1 ऊपर, और इस पे ही फोर्स लग रहा है नीचे F2। ठीक है, कोई भी पेयर जो कि इक्वल अमाउंट में है और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको मैं बेसिकली, ये तो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। ठीक है, डिफरेंट बॉडी ले लेते हैं, ये हमारा F1 लग रहा है, इक्वल अमाउंट में कर देते हैं, और दूसरी बॉडी ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ, ये मेरी दूसरी बॉडी है, ठीक है, जिस पे फोर्स F लग रहा है। तो कोई भी फोर्स, जैसे ये मैंने F लिख दिया या ऊपर F लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों फोर्स एक्शन और रिएक्शन पेयर हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही एक्शन हो और यही रिएक्शन हो। ठीक है, मतलब ये एक्शन हो या ये रिएक्शन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यही कह रहा है, कोई भी फोर्स को हम नहीं कह सकते हैं। इसके लिए हम समझते हैं, आखिर डिपेंड करता है, वो बॉडी टू बॉडी निर्भर करता है। देखो इसी एग्जांपल में देख रहे हैं हम, कर क्या रहे थे हम वैसे, देखो ये मैंने ब्लॉक लिया था और ये ग्राउंड पे इसको रखा था। क्या रखा था? ग्राउंड पे। इस M मास के ब्लॉक को मैंने ग्राउंड पे रखा था। ये हमारा ग्राउंड है। ये ब्लॉक है। ठीक है, अब होगा क्या कि जब मैंने इस ब्लॉक को इस पे रखा, तो बेसिकली ये मेरा ग्राउंड है, ये अर्थ है ना। अब अर्थ क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट या अर्थ मान लेते, अर्थ क्या कर रही है कि इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रही है ना। कोई भी ब्लॉक, जैसे कि मैंने इस पेन को अगर मैं छोड़ूं तो ये पेन अर्थ की तरफ नीचे जाता है ना। हो क्या रहा है कि ये अर्थ की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि इस पे कोई फोर्स लगा रहा होगा। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा होगा। तो अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, W। किस पे लगाया? ब्लॉक पे लगाया। इतनी बात क्लियर है ना। W किसने लगाया? अर्थ ने लगाया ब्लॉक के ऊपर। अब देखो, अब हमने इसमें पढ़ा था कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। कोई भी फोर्स जो भी है, एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन फोर्स भी जरूरी होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है,
ब्लॉक भी अर्थ पे फोर्स लगा रही होगी, ब्लॉक भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रही होगी, ठीक है। तो अर्थ ने ब्लॉक पे फोर्स लगाया, W वेट, उसका जो वेट होता है उससे खींचा, तो जो हमारा ये ब्लॉक है वो भी अर्थ को ऊपर खींचेगा। हाँ ऐसा होता है, ठीक है। अभी तुम्हें नया लग रहा होगा, बल्कि तो पढ़ेंगे इसको, ग्रेविटेशनल चैप्टर में भी हम इसको ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। होगा क्या कि अगर ब्लॉक अर्थ की तरफ आता है तो अर्थ भी उसकी तरफ आएगा, ठीक है। ये हमारा लॉ कहता है, हमारा न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ही कह रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर एक्शन हो रहा है, अगर वो खींच रहा है अपने अर्थ, हमारी बॉडी इसको खींच रहा है, तो अर्थ को भी हम ऊपर उसी फोर्स से खींचेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हम, अगर ये ब्लॉक पे लग रहा है तो अर्थ पे क्या, ये इस हमारे इस ग्राउंड पे भी फोर्स लग रहा होगा, जो कि ऊपर डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर डायरेक्शन में। इतनी बात क्लियर है। ये मैंने W क्यों बनाया? क्योंकि इतने ही मैग्नीट्यूड का लग रहा होगा, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों फोर्सेस जो हो गए ना, ये दोनों मेरे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हैं। क्या है? एक्शन रिएक्शन। इसने इस पे लगाया और इसने इस पे लगाया, ठीक है। एक और फोर्स इस कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना। जब भी मास को हम किसी अर्थ पे रखते हैं या किसी भी सब्सटेंड करते हैं किसी भी सरफेस पे, तो एक सरफेस का फोर्स लगता है। क्या लगता है? सरफेस एक फोर्स लगाता है दोनों मास, दोनों बॉडीज पे सरफेस फोर्स लगाता है। वो उसको कहते हैं हम नॉर्मल फोर्स। क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स। कैसे लगाता है कि जब भी मैं ब्लॉक को इस अर्थ पे रखता हूँ, या ग्राउंड अर्थ पे मान लो या कहीं पे भी मान लो, किसी भी सरफेस में मान लो, अगर मैं रखता हूँ तो सरफेस, ये क्या अपनी सरफेस है, ठीक है, सरफेस फोर्स लगाती है किस पे? दोनों पे लगाएगी, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे? जैसे इस पे लगाएगी, ब्लॉक पे सरफेस लगाएगी ऊपर डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं N। N इज अ नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? इसको नाम दिया है नॉर्मल फोर्स। इतनी बात क्लियर है? N क्या है? मेरा नॉर्मल फोर्स है। किस वजह से लग रहा है? सरफेस की वजह से, ड्यू टू सरफेस, ठीक है। नॉर्मल फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? ड्यू टू सरफेस। जाहिर सी बात है, सरफेस इस पे भी कनेक्ट है ना, सरफेस इसका भी है, तो इस जो सरफेस है वो अर्थ पे भी एक फोर्स लगा रहा होगा, मतलब इस जो ये ग्राउंड है उस पे भी फोर्स लग रहा होगा, वो भी नॉर्मल, है ना। ये भी नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये नॉर्मल और ये नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो दोनों की क्वांटिटी भी सेम होगी और दोनों अपोजिट डायरेक्शन होंगे, ठीक है ना, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे। ये भी अपना नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ये क्या है? हमारा सरफेस के वजह से लग रहा है। अच्छा, जो सरफेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, बेसिकली वो क्या होता है? वो कौन सा फोर्स होता है? वो होता है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है? अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो दोनों फोर्सेस जो नॉर्मल लग रहे हैं, ये किस वजह से लगते हैं? वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये नॉर्मल फोर्स जनरेट होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में, दो कोई बॉडी चार्जेस के बीच में फोर्स लगते हैं, ठीक है। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में कि आखिर ये नॉर्मल फोर्सेस क्यों लगते हैं। बेसिकली तुम ये जानो कि नॉर्मल फोर्सेस लगते किस पे है और किसकी वजह से लगते हैं, ठीक है, और किस पे कौन सा फोर्स लग रहा है। ये देखो 4 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। किस पे कौन सा फोर्स लग रहा है फिर से समझते हैं। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या होता है कि अगर मैं दोनों बॉडीज़ को अलग अलग दिखाऊं,
ठीक है, ये मेरा ब्लॉक है, ये मेरा ग्राउंड है। इन दोनों पे मैं फोर्सेस की बात करूं तो पहला फोर्स जो ब्लॉक पे लग रहा है वो ग्राउंड अर्थ की वजह से वो W नीचे लग रहा है। इतनी बात क्लियर है? क्यों लग रहा है? क्योंकि अर्थ उसे खींच रही है। दूसरा एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। क्यों लग रहा है? सरफेस की वजह से। यहाँ पे बात करें तो ब्लॉक की वजह से अर्थ को ऊपर एक फोर्स लग रहा है W, है ना, और नॉर्मल फोर्स लग रहा है अर्थ पे इस सरफेस की वजह से, है ना। तो ये हो गया अपना फ्री बॉडी डायग्राम दोनों पे। अब जो बात कह रहे थे कि एनी पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर नॉट एक्शन रिएक्शन, अगर मैं इस पेयर की बात करूं W एंड N, तो W एंड N की वैल्यू ना जनरली कई केसेस में इक्वल होती है, ठीक है ना, कई केसेस में इक्वल होती है। तो हम जनरली हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर N जो है वो उसका, अगर ये एक्शन है तो उसका रिएक्शन यहाँ पे है दूसरी बॉडी पे, और अगर ये एक्शन है तो ये इसका रिएक्शन ये है, ठीक है ना। तो N एंड W कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? कंडीशन देख लेते हैं, आखिर एक्शन रिएक्शन पेयर की कंडीशंस क्या क्या हैं, ठीक है, फाइनल कंडीशंस देख लेते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है? देखो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है ना, इक्वल इन ठीक है। दूसरा अपोजिट इन डायरेक्शन, act on different body, ठीक है। एक्ट ऑन साइमल्टेनियसली, मतलब क्या है? 4 कंडीशन है तभी हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर हम बता सकते हैं, ठीक है। पहली, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अपोजिट इन डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे एक एक्शन है दूसरा रिएक्शन है। अगर दोनों एक डायरेक्शन में हो गए तो एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। तीसरा, डिफरेंट बॉडीज़ पे लगना चाहिए, ठीक है ना। अगर डिफरेंट, ये चारों कंडीशन मस्ट है, अगर ये चारों कंडीशन नहीं हुई तो हम एक्शन रिएक्शन नहीं बोल सकते। एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, मतलब दोनों एक दूसरे मतलब डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट होंगी। एक्ट ऑन साइमल्टेनियसली का मतलब कि दोनों एक साथ होगी, ठीक है ना। अगर एक्शन जिस टाइम हो रहा है उसी टाइम रिएक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है ना। अगर बॉल दीवार से टकरा रही है, ठीक है, जिस टाइम एक्शन हो रहा है उसी टाइम रिएक्शन भी हो रहा होगा साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ ही हो रहे होंगे, ठीक है। ये 4 कंडीशन ऐसी है जिसको हम, अगर ये फुलफिल हो रही है तो हम कह सकते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर है ये, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। आखिर न्यूटन्स का जो 3 लॉ है, मतलब 3rd लॉ है, और ये एक्शन रिएक्शन कहाँ कहाँ हमने देखे हैं, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेंगे हम इन स्विमिंग। स्विमिंग के केस में क्या होता है? स्विमिंग के केस में हो जाता है, जो
देखो ये मैन है, स्विम कर रहा है, ठीक है। अब जब ये वाटर में स्विम करता है तो स्विम करने के वक्त क्या करता है इंसान की, अपने हाथों को पीछे बैकवर्ड फोर्स लगाता है ना, पानी को पीछे धकेलता है। तो पानी को जब वो पीछे धकेलता है तो कर क्या रहा है आखिर, वो कोई फोर्स लगा रहा है पानी के ऊपर, है ना। पानी के ऊपर जब वो पीछे फोर्स लगाएगा तो पानी क्या उसको अगर वो एक्शन लगा रहा है तो पानी उसको रिएक्शन प्रोवाइड करेगी, है ना। ज़रूरी है कभी भी एक्शन होगा तो रिएक्शन प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पे पानी क्या करेगी, उसको रिएक्शन प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से वो आगे मूव करता है। उसने एक्शन लगाया पीछे, पानी ने उसे आगे धक्का दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया अपना, इन स्विमिंग में हम एक्शन रिएक्शन देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम वॉक करते हैं, ठीक है ना। वॉकिंग में भी हम देख सकते हैं कि जब हम चलते हैं किसी भी सरफेस पे, आखिर वो चल क्यों रहे हैं, बेसिकली एक्शन रिएक्शन की वजह से ही। एक्शन रिएक्शन की वजह से अगर मैं क्या कर रहा हूँ, जो पर्सन है वो फोर्स लगाता है ग्राउंड पे, है ना, फोर्स लगाता है ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड क्या करती है, उसको फोर्स लगाती है आगे की तरफ, उसके अपोजिट फोर्स लगाएगी, ठीक है। जब ग्राउंड उसके अपोजिट फोर्स लगाती है तो फिर वो पर्सन आगे मूव करता है। अगर ग्राउंड पे अगर वो एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं होगा तब कोई भी इंसान वॉक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये एक वॉकिंग में भी हम देख सकते हैं इसका एग्जांपल, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं गन एंड बुलेट का। गन एंड बुलेट के केस में भी हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर हमें दिखता है। देखो ये हमारी गन है, ठीक है। गन एंड बुलेट, यहाँ पे अपनी बुलेट बना लेते हैं अंदर, ठीक है। गन एंड बुलेट के केस में क्या होता है कि जब बुलेट पास हो, जब बुलेट के अंदर जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, जो एक्सप्लोजन होगा, जब ट्रिगर दबाने के बाद एक्सप्लोजन होगा, उसमें क्या होता है, जब गन ये बुलेट बाहर आती है तो बेस होता क्या है, गन बुलेट पे फोर्स लगाता है ना। जो केमिकल रिएक्शन जो हो रही है अंदर, वो क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है किस पे, बुलेट के ऊपर, है ना। बुलेट यहाँ से पास हो जाती है, तो जब ये बुलेट पास होती है तो अब बुलेट निकल रही है, क्यों निकल रही है, क्योंकि उस पर फोर्स लगा है। तो जाहिर सी बात है उस पर फोर्स लगा है, किसी ने लगाया है, किसने लगाया, गन ने लगाया है, उसे केमिकल्स ने, तो बुलेट भी क्या करेगी, उस पर एक फोर्स लगाएगी, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन लगाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, तो बुलेट इस पे गन पे फोर्स लगाती है। अब वो फोर्स जो लगती है गन बुलेट पे जो लग रही है वो क्या उल्टी डायरेक्शन में लगी है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए ये क्या हो जाता है हमारा गन, जब भी हम गन शूट करते हैं तो वो गन रिकॉइल करती है ना। गन रिकॉइल करती है, पीछे आती है थोड़ा, वो इसी वजह से आती है कि जो हमने एक्शन फोर्स लगाया उसका रिएक्शन हमें मिलता है, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं हम, फ्लाइट ऑफ रॉकेट। फ्लाइट ऑफ रॉकेट, रॉकेट के केस में क्या होता है कि जब भी रॉकेट उड़ता है तो वहाँ पे भी हम एक्शन एंड रिएक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगर एक्शन रिएक्शन नहीं होगा तो हम रॉकेट को उड़ा नहीं सकते, ठीक है। क्या होता है कि देखो ये रॉकेट है अपना ग्राउंड पे, ठीक है। जब भी रॉकेट अगर उड़ेगा तो वो गैस बाहर निकालेगा, है ना, गैस एग्जॉस्ट करेगा। अब वो गैस क्या करता है, इस पे एक फोर्स लगाता है, क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, किस पे, ग्राउंड के ऊपर। अब इस ग्राउंड पे जब वो फोर्स लगाता है, ग्राउंड पे मान लो या एटमॉस्फेयर पे मान लो, तो जिस वजह से क्या होता है, ये जो हमारा रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जाता है। क्यों, क्योंकि ग्राउंड भी उस पर फोर्स लगाएगा, है ना। ग्राउंड फोर्स लगाई, एटमॉस्फेयर, उस पर जो भी एटमॉस्फेयर वो फोर्स लगाता है किस पे,
रॉकेट पे फोर्स लगाए, तो ये क्या हो रहा है, वहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन पेयर हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, जब भी हम रॉकेट को फ्लाई करते हैं। पांचवा, मैन एंड बोट। मैन एंड बोट के केस में क्या होता है, मैन एंड बोट के केस में क्या होता है, जब भी एक मैन, कोई पर्सन है जो कि बोट से उतर रहा है, ठीक है, पानी से, देखो अगर ये ग्राउंड है, ठीक है, अब इस बोट से इसको इस ग्राउंड पे आना है, ठीक है, इस बोट से इसको ग्राउंड पे आना है। होगा क्या कि जैसे ये कूदेगा तो इस पे ये अपने पैरों से उस बोट को पीछे धक्का दे देगा, ठीक है, उस बोट को पीछे धक्का दे देगा, जिस वजह से क्या होता है, बोट पीछे मूव कर जाती है ना। हम यहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन पेयर देखते हैं, बोट उसको धक्का दे रही है ना, बोट उसको कुदाएगी, क्यों कुदाएगी, क्योंकि वो इस पे फोर्स लगा रहा है बैकवर्ड, तो बोट इस पे फोर्स लगाती है, ठीक है, तो दोनों एक्शन रिएक्शन, इस वजह से क्या होता है, बोट हमारा बैकवर्ड पोजीशन में चले जाता है। जब भी आप कूदोगे बोट से तो आप देखोगे कि बोट पीछे चली जाएगी और आपको कूदने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है ना, दिक्कत आ जाती है, जिस वजह से आप गिर भी सकते हो। तो बेसिकली ये इसीलिए होता है कि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाता है, ठीक है ना। बोट को हम बोट से हम कूदना चाहते हैं लेकिन बोट खुद ही पीछे चली जाती है और हमें जो एक्शन रिएक्शन पेयर हमें वहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। सेम अगर बोट पे आप कूद रहे हो फिर भी आपको ये पोजीशन देख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है ना। तो बेसिकली ये 5 एग्जाम, और भी जगह एग्जाम्पल आप देख सकते हो। न्यूटन्स थर्ड लॉ हर जगह वैलिड होता है, ठीक है ना, हर जगह। कभी भी कोई दो फोर्स, कभी भी सिंगल फोर्स तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखना। कभी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा उसका एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होगा, ठीक है ना। इसके साथ न्यूटन्स का थर्ड लॉ खत्म होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। थैंक यू।